ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि गोविंद गुरु विश्वविद्यालय बांसवाड़ा इस पुण्य भूमि, इस शौर्य भूमि या इस बलिदानी भूमि में मुझे अपने व्याख्यान देने का सुअवसर आप सभी जनों ने प्रदान किया है। और गौरव का एक दूसरा पहलू मैं खुद भी हूँ, मैं खुद आदिवासी परिवार से हूँ, इसी राज्य से हूँ, जयपुर से, मीणा कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने वक्तव्य में जो पहलू छूट गए हैं वो बताने का प्रयास करूंगी। हमारा जो विषय है जनजातीय लोक संस्कृति और साहित्य। जनजातीय हमारा अपना ओरिजिनल नाम नहीं है, ये नाम दिया है हमें संविधान ने। जनजातियों को अलग अलग नामों से कई जगह पुकारा जाता है या कई लोगों के द्वारा हमें अलग अलग नाम दिए हैं, जबकि हमारा नाम सिर्फ आदिवासी ही है। और आदिवासियों के बारे में मूलभूत जानकारी हम सभी सुधीजनों को होनी चाहिए कि संसार में कितने देश हैं और कितने देशों में कितने आदिवासी हैं। सभा में उपस्थित या मंच पे उपस्थित सुधीजनों में से कोई बताएगा कि कितने देशों में आदिवासी रहते हैं और उनका कितनी जनसंख्या है? क्योंकि सेमिनार इसी विषय पे हो रहा है, आदिवासियों को लेकर ही हो रहा है, तो ठीक है सर, आपने प्रयास किया। मेरी जो जानकारी है मैं बताती हूँ। विश्व के लगभग 195 देश है और 195 देशों में से 90 देशों में आदिवासी रहते हैं। इन 90 देशों में 5000 समुदाय है आदिवासियों के। कितने हजार? 5000 समुदाय है और इन 5000 समुदायों की 7000 भाषाएं या बोलियां हैं। तो सोचिए, जब 90 देशों में आदिवासी रहते हैं और उनकी 5000 समुदाय है और 7000 भाषाएं या बोलियां हैं, तो उनका साहित्य, उनकी संस्कृति और उनका इतिहास कितना विस्तृत और विशाल होगा। ये सोचने वाली बात है हम सभी सुधीजनों के लिए, और ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारी बुद्धिमत्ता पर और ऐसे शिक्षण संस्थानों पर कि हम वो साहित्य आज तक ला क्यों नहीं पाए, हमारे सामने ला नहीं पाए। उन कारणों को भी जानना चाहिए और उस साहित्य को, उस संस्कृति को, उस मानवीयता को वापस से सहेजने का हमारा फर्ज हमें पुकार रहा है, क्योंकि हम इन शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए हैं, हमारा रोजगार इनसे चल रहा है, आपकी दिनचर्या इनसे चल रही है, आपके परिवार, आपके समाज इस पर निर्भर है। तो आपकी दोहरी जिम्मेदारी बन जाती है कि जिन संस्थानों से आपको रोजगार या अर्थ अर्जन हो रहा है, तो आप अपनी दोहरी भूमिका निभाएं। एक तो अपने रोजगार के प्रति, दूसरा उस समाज के लिए जिसके नाम से आप अपने परिवार का मतलब अच्छे से संचालन कर पा रहे हैं। मैं आगे बताना चाहूँगी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने खुद आदिवासियों के अस्तित्व को 25 साल पहले स्वीकार कर लिया था, क्योंकि संसार के सबसे बड़े अपने आप को जो साइंटिस्ट मानते हैं या बुद्धिवादी मानते हैं या अपने आप को मुख्य धारा के पुरोधा मानते हैं या बहुत शीर्ष वर्चस्व वाले लोग मानते हैं, वो आज अपने विकास की धारा से विनाश की धारा से घिर चुके हैं। आज उनके पास पीने के लिए शुद्ध पेयजल नहीं है, सांसों के लिए शुद्ध प्राणवायु नहीं है, रहने की उचित व्यवस्थाएं नहीं है। इसीलिए वो आदिम प्रदेशों की तरफ सुकून की तलाश में अपने छुट्टियों में या छुट्टियां लेकर कुछ पलों के लिए सुकून लेकर वो वापस अपने स्थानों की तरफ लौट जाते हैं। तो आदिम जो परिवेश है वो परिवेश प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति ही उनका जीवन है और प्रकृति ही उनका जीवन दर्शन है। और प्रकृति के बिना हम सभी का जीवन संभव नहीं है, चाहे पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो या इंसान हो, सबके लिए प्रकृति बेहद आवश्यक है। हम धर्म ग्रंथों के बिना या धर्म के बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन इस प्रकृति या जलवायु के बिना जीवित नहीं रह सकते। ये हमारे जीवन का सत्य है। जैसे सभी सुधीजनों ने अपने अपने ज्ञान को यहाँ सबके सामने बांटने की कोशिश की है कि सबने उदाहरण भी दिए कि रामायण का दिया, सीता जी का दिया, द्रौपदी का दिया, आदिवासी स्त्रियों को दिया। मुझे बेहद गर्व है, मैं आदिवासी स्त्री हूँ और इसलिए भी गर्व है आदिवासी स्त्रियों पर कि आदिवासी स्त्री किसी राज परिवार में नहीं होती या वो किसी वर्चस्ववादी
पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था के अधीन नहीं होती, वो मातृ सत्तात्मक सरकार या एक स्त्रीवादी परिवार स्वयं गठित करती है। वो नारियां विलाप करती है जो खुद पुरुषों के वर्चस्व में रहती है, या जो उनके अधीन रहती है, या उनके संस्कारों में जकड़ी रहती है, या सुख सुविधाओं में खुद बंद कर रहना चाहती है। आदिवासी स्त्रियों ने ऐसा जीवन कभी चयनित नहीं किया। ये सिंधु घाटी सभ्यता से आप इतिहास उठा के देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास का निर्माण आदिवासियों ने ही किया है। तो आदिवासी जब सिंधु घाटी सभ्यता से 5000 वर्ष हो गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, तो इस सभ्यता के साथ इसके जो लोक और संस्कृति है वो कहाँ है? वो लोक और संस्कृति इसी लोक में है, इन पहाड़ों में, इन जंगलों में, इन कंदराओं में है। ये जो किले बने हुए हैं, ये जो बावड़ियाँ बनी हुई है, जो ऐतिहासिक स्थल बने हुए हैं, जो आज जीर्ण शीर्ण अवस्थाओं में, आज ये जो बांसवाड़ा का जो नाम है वो आदिवासी बंसिया भील के नाम पे है। डूंगरपुर का जो नाम है डूंगरिया भील के नाम पे, कोटा बूंदी जो नाम है वो भी भील और मीणाओं के नाम पे है। मतलब राजस्थान के अधिकांश प्रदेश आदिवासी राजाओं के प्रदेश रहे हैं। इतिहास को हमें अपने नज़रिए से नहीं, एक सामूहिक नज़रिए से, एक ज्ञान रूपी नज़रिए से देखना चाहिए। ये नहीं कि हमारे भले का इतना है तो वहीं पर हम सीमित हो जाए। सिंधु घाटी सभ्यता से देखते हैं तो इतिहास आदिवासियों का ही काफ़ी गौरवशाली रहा है, लेकिन इसकी विडंबनाएं भी रही कि जो भी प्रजातियां आई, जैसे भारत में कहा जाता है कि सामूहिक संस्कृतियों का एक बहुत सुनहरा गुलिस्ता है। तो इस सामूहिक संस्कृतियों को आश्रय किसने दिया? आदिवासियों ने, और आज भी वो उसी रूप में स्वीकार करता है सभी की। जबकि समाज के सबसे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो शिक्षण संस्थानों में अच्छी शिक्षा लेके बैठे हुए हैं, उनका मानसिक विकास आज भी नहीं हुआ। हमें शारीरिक स्वच्छता की बजाय मानसिक स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। आज आप आदिम देशों में चले जाइए, आप भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर कहीं भी चले जाइए, हर घर में आपको गाय मिलेगी, बैल मिलेगा, कुत्ता मिलेगा, बकरी मिलेगी, मुर्गी मिलेगी, हजारों पक्षी मिलेंगे उनके घरों पे मंडराते हुए। लेकिन आप सुधीजनों के घर पे क्या क्या मिलेगा? जो शहरों में रह रहे हैं, बड़े बड़े मीनारों में रह रहे हैं, काफ़ी संपन्न है आर्थिक और सामाजिक और भौतिक रूप से, उन्होंने कितना कुछ सहेजा है। ये अपने आप के लिए प्रश्न चिन्ह है कि हम कितना सहज रहे हैं, कितना बचा रहे हैं, और कितना आने वाली हम हमारी पीढ़ियों को देकर जाने वाले हैं। क्योंकि ये जीवन अनवरत है और जीवन जीने का हक सभी को होना चाहिए। इसीलिए आदिवासियों ने आज भी सबके जीवन को बचाया हुआ है, और इसका उदाहरण है कि 25 साल पहले 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण की रक्षा के लिए आदिवासियों की भाषा को, आदिवासियों की संस्कृति को, आदिवासियों के इतिहास को, उनकी बोली को, उनके रहन सहन को, उनके खान पान को विशेष वरीयता दी है। उनमें कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो कहा है कि आप सभी को उनकी जीवन शैली को अपनाना चाहिए, ताकि जो समस्याओं का सामना आप कर रहे हो उन सब का समाधान हो सके। क्योंकि आदिवासियों की जो जीवन शैली है, वो जीवन शैली ही आज आधुनिक विनाश की जो तबाही जो आ रही है, उस तबाही से हम सबको बचा सकती है। और आज जो हमें ये सुकून मिल रहा है इस परिवेश में आकर, ये सुकून हमारे अपने आप से पैदा किया हुआ नहीं है, ये उन्हीं पहाड़ियों से आ रहा है, ये उन्हीं कंदराओं से आ रहा है। ये जो हमें ताज़ी हवा मिल रही है, उन्हीं की बकौती है कि वो हमारे लिए सहज रहे हैं। उनको खुद को नहीं मालूम कि वो हमारे लिए कितना क्या सहज रहे हैं, कितनी जीवन धाराएं दे रहे हैं। हमें जैसे एक पेड़ तो दिखाई देता है, लेकिन उसकी जड़ें दिखाई नहीं देती। तो हमें जड़ों की तरफ भी अपनी नज़रें डालनी चाहिए, ये नहीं जो दिखाई दे रहा है वहीं तक सीमित रह जाए। हमारे ज्ञान को और हमारे दिमाग के विस्तार को थोड़ा विस्तृत करना चाहिए। हमें किसी विशेष भावनाओं में आकर किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, किसी की दुर्भावना नहीं करना चाहिए, किसी के खाने पीने पर कोई बंदिश नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, आपका शौक है, आप जो पसंद है वो खाइए, आपको जो नहीं पसंद है वो रहने दीजिए। आप क्यों किसी पे बंदिशें डालते हैं? आदिवासियों का या दलितों का जो भी खाना पीना है वो वर्चस्व वालों को अब बुरा लगता है। मैंने जो उदाहरण दिया, कितने जानवर आदिवासियों के या जो कर्मठ लोग हैं, जो किसान वर्ग है, उनके घरों में मिल जाएंगे आपको। तो जो आजकल
मैं कहूँगी नर भक्षक जो पैदा हो गए हैं, कितनी गौ माताएं उनके बंधी हुई है घरों पे, जो नर भक्षक नरों का भक्षण कर रहे हैं, उनके घरों पे कितनी माताएं बंधी हुई है। वो माता बोलते हैं, हम तो उसको गाय ही बोलेंगे, और सदियों से पालते आए हैं, उनकी पीढ़ियां हमारे परिवारों को पालती आई है। ये हमारी आदिवासियत है, ये हमारी सभ्यता। हम उनको धर्मों में नहीं बांटते हैं, हम सभी को समान रूप से जानते हैं, सभी को समान रूप से मानते हैं। सबसे बड़ी हमारी प्रकृति है, सूर्य है, चंद्रमा, धरती है, आकाश है, अग्नि है, जल है, वायु है, इससे सर्वोपरि कोई भी नहीं है। और मानव का जीवन क्षणिक है, और इस क्षणिक जीवन में बहुत कुछ सहेज कर आने वाली पीढ़ियों को देना चाहता है। तो अभी भी समय है, आइए हम सब मिलकर एक आदिवासी जीवन शैली को या आदिवासी जीवन दर्शन को अपनाएं, ताकि हम इस लोक को सही रूप से परिभाषित कर सकें। लोक का मतलब होता है आलोक, जिससे आपको अंधकार से ज्ञान की ओर प्रकाश दिखाई दे, या आपके जीवन में प्रकाश प्रकट हो, जिससे आपको ओज मिले, जिससे आपको सुख मिले, जिससे आपको शांति मिले, जिससे आपको शक्ति मिले, वो है लोक। आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ाने की जरूरत है। किसी पहाड़ी जगह पे जाके खड़े हो जाइए, कितना सुकून मिलेगा, आपकी अंतरात्मा प्रसन्न चित्त हो जाएगी, बिना किसी के बढ़ाए हुए, बिना कोई ज्ञान बांटे हुए। वो है लोक। लोक में लोकगीत आते हैं, लोक बोलियां आती है, लोक नाट्य आते हैं, लोक वेशभूषा आती है, लोक खान पान आते हैं। लोक बहुत विस्तृत है, अनंत है, अपार है, असीम है। आपके आंखों का नजरिया होना चाहिए। लोक बहुत बड़ा लोक है, इसको देखना और इसको समझना आपकी बुद्धिमत्ता और आपके आंखों के नजरिए पर निर्भर है। जय आदिवासी, जय जोहार, जय जय।